हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, हमारे चैनल पर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं, आपको तैयारी करवाई जाती है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी हम फ्यूचर में कोई इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करें, उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो है जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टोबैसिलस इज ए, यानी लैक्टोबैसिलस एक डैश है। ऑप्शन ए बैक्टीरिया यानी जीवाणु, ऑप्शन बी एल्गे यानी शैवाल, ऑप्शन सी प्रोटोजोन यानी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी फंगस यानी कवक। दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आपको पता ही चल गया होगा क्वेश्चन देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। और मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है, यानी एक जीवाणु है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। डैश इज यूज्ड इन सोइंग, यानी डैश बीज बोने में उपयोग होती है। ऑप्शन ए सिक्कल यानी हंसिया, ऑप्शन बी हो यानी कुदाली, ऑप्शन सी सीड्रिल, ऑप्शन डी स्प्रिंकलर। दोस्तों, आपको पता है हो जो कुदाली है वो वीड्स को रिमूव करने के लिए यूज़ की जाती है, यानी खरपतवार को निकालने के लिए। और जो स्प्रिंकलर है वो इरिगेशन यानी कि सिंचाई के लिए यूज़ किया जाता है। बीज बोने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो है सीड ड्रिल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंजा इज कोज्ड इन ह्यूमन बींग्स बाय डैश, यानी मानव में इन्फ्लुएंजा रोग डैश के कारण उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए बैक्टीरिया यानी जीवाणु, ऑप्शन बी वायरस यानी विषाणु, ऑप्शन सी अमीबा यानी अमीबा, और ऑप्शन डी फंगस यानी फफूंदी। दोस्तों, जल्दी से आप इसका उत्तर बताइए और आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। जो वायरस है इसके द्वारा इन्फ्लुएंजा होता है, और जिस वायरस के कारण इन्फ्लुएंजा होता है उसका नाम होता है ऑर्थोमिक्सो। ऑर्थोमिक्सो नामक एक वायरस है जिसके कारण इन्फ्लुएंजा होता है। और ये फैलता कैसे है? जब भी जिस व्यक्ति को इन्फ्लुएंजा है वो खांसता है या छींकता है, या फिर उसके संपर्क में आने से भी दूसरे व्यक्ति को ये हो जाता है। तो ऑप्शन बी विषाणु यानी वायरस इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड बाय डैश, यानी छोटी माता के लिए वैक्सीन की खोज डैश ने की। ऑप्शन ए लुइस पास्चर, ऑप्शन बी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर, और ऑप्शन डी फ्लेमिंग। दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसे भी आप बिना टाइमर के बता दोगे। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, जो चारों नाम हैं ये लुइस पास्चर, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर और फ्लेमिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि किसने किसकी खोज की। तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन यानी छोटी माता के लिए वैक्सीन की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कमेंट में आपने बताना है कि लुइस पास्चर, रॉबर्ट कोच और फ्लेमिंग इन तीनों ने किस चीज़ की खोज की थी, यानी क्या डिस्कवर किया था। तो ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। विच ऑफ द फ्लोइंग इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, यानी निम्न में से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सी है? ऑप्शन ए नाइलॉन, ऑप्शन बी पीवीसी, ऑप्शन सी रबर, और ऑप्शन डी बैकेलाइट। दोस्तों, ये भी एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आप इसे भी बिना टाइमर के बता दोगे। जो बैकेलाइट है वो एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, और जो पीवीसी है वो थर्मोप्लास्टिक है। तो ऑप्शन डी बैकेलाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो होती है जिसे गर्म करने पर मतलब दोबारा उसकी शेप चेंज नहीं की जा सकती। थर्मो जो प्लास्टिक होती है उसे हम गर्म करके, हीट करके उसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है ये गर्मी से आसानी से पिघलती नहीं है, यानी आसानी से मेल्ट नहीं होती, बहुत ही हार्ड होती है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बैकेलाइट ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्ट्स विग्रसली विद कोल्ड वाटर, यानी निम्न में से किसकी ठंडे जल से तीव्र अभिक्रिया होती है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, और ऑप्शन डी मैग्नीशियम। दोस्तों, आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है, जल्दी से इसका उत्तर बताइए। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
दोस्तों अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो आपका उत्तर बिल्कुल ही राइट है। दोस्तों जो सोडियम है ये ठंडे जल से तीव्र अभिक्रिया करता है, यानी कि कोल्ड वाटर के साथ बहुत ही तेज़ी से रिएक्ट करता है, इसीलिए इसे केरोसिन में स्टोर करके रखा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच प्रॉपर्टी ऑफ कॉपर इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स, यानी कॉपर के किस गुण का विद्युत तार बनाने में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए डक्टिलिटी यानी तन्यता, ऑप्शन बी गुड कंडक्टर यानी अच्छे सुचालक, ऑप्शन सी इंसुलेशन यानी कुचालक और ऑप्शन डी बीइंग सॉलिड यानी ठोस होना। दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। दोस्तों अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो माफ़ कीजिए, आपका उत्तर गलत है। ऑप्शन बी गुड कंडक्टर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो कॉपर हैं वो अच्छे सुचालक होते हैं, यानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इसीलिए इन्हें विद्युत तार यानी इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने में यूज़ किया जाता है इनका। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। दोस्तों जो कॉपर है वो डक्टाइल भी होता है और मेलिएबल भी होता है, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने में इसे यूज़ किया जाता है, ये गुड कंडक्टर है इसलिए किया जाता है। वैसे मेटल्स डक्टाइल होते हैं और मेलिएबल भी होती हैं, यानी इनकी तारें बनाई जाती हैं और इन्हें पीट कर पतली शीटों में कन्वर्ट भी किया जा सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हो सकता है आपको इस वीडियो में साउंड क्वालिटी के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। मेरा गला ख़राब है, गला ख़राब होने की वजह से ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना। खैर छोड़िए, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम, यानी निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है। ऑप्शन ए पैराफिन वैक्स यानी पैराफिन मोम, ऑप्शन बी लुब्रिकेंट ऑयल यानी स्नेहक तेल, ऑप्शन सी कोक और ऑप्शन डी पेट्रोल। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेंट ऑयल और पेट्रोल, ये तीनों के तीन पेट्रोलियम के कंस्टिट्यूएंट्स हैं, यानी पेट्रोलियम के अवयव है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो कोक है वो पेट्रोलियम का कंस्टिट्यूएंट नहीं है, वो कोल का कंस्टिट्यूएंट है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल रिसोर्स, यानी निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऑप्शन ए वाटर यानी जल, ऑप्शन बी मिनरल्स यानी खनिज, ऑप्शन सी सोयल यानी मृदा और ऑप्शन डी रेयोन यानी रेयोन। दोस्तों आपको देखते ही इसका आंसर पता चल गया होगा। वाटर, मिनरल्स और सोयल ये तीनों के तीन नेचुरल हैं यानी प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन जो रेयोन है वो एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है, नेचुरल रिसोर्स नहीं है। रेयोन को आर्टिफिशियल सिल्क यानी कृत्रिम रेशम के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी रेयोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, द ब्लैक थिक लिक्विड विद अनप्लीजेंट स्मेल इज नोन एज डैश, यानी अप्रिय गंध वाला काला घड़ा द्रव डैश कहलाता है। ऑप्शन ए कैरोसिन, ऑप्शन बी कोलतार, ऑप्शन सी पेट्रोल और ऑप्शन डी कोक। दोस्तों ये भी एक इजी क्वेश्चन है, जल्दी से इसका उत्तर बताइए। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, कोल तार। कोल तार एक ब्लैक थिक लिक्विड है जिसकी स्मेल अनप्लीजेंट होती है यानी अप्रिय होती है। हो सकता है आप में से कईयों को अच्छी लगती हो, लेकिन जनरली ज़्यादातर को इसकी स्मेल अनप्लीजेंट यानी अच्छी नहीं लगती। तो कोल तार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन है, स्पीसीज इज फाउंड एक्सक्लूसिवली इन ए स्पेसिफिक हैबिटेट, स्पीसीज एकमात्र रूप से एक विशिष्टीकृत पर्यावास में पाई जाती है, वो कौन सी होती है। ऑप्शन ए एंडेमिक यानी स्थानिक, ऑप्शन बी एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त, ऑप्शन सी एंडेंजर्ड यानी संकटापन्न और ऑप्शन डी फोना यानी प्राणीजात। दोस्तों जल्दी बताइए इसका उत्तर क्या होगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों
एंडेमिक स्पीसीज यानी स्थानिक जातियां हैं वो एकमात्र रूप से एक स्पेसिफिक हैबिटेट में पाई जाती है, यानी एक क्षेत्र विशेष में प्राकृतिक रूप से मिलने वाली जो पादपों व जंतुओं की जातियां होती हैं, यानी प्लांट्स और एनिमल्स की जो स्पीसीज होती हैं, उन्हें हम एंडेमिक स्पीसीज या स्थानिक जातियां कहते हैं। जैसे दोस्तों एशियाई शेर है जो वो गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए एंडेमिक स्पीसीज यानी कि स्थानिक जाति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है द एनवायरमेंट इम्पैक्ट ऑफ क्लीनिंग लार्ज पैच ऑफ फॉरेस्ट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इज डैश, यानी बड़े भूखंडों को खेती के लिए साफ करने का पर्यावरण पर निम्न प्रभाव पड़ता है। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे करवाया था और आपको पता ही होगा कि जब जंगलों को काटा जाता है यानी फॉरेस्ट को क्लियर किया जाता है तो इससे सोइल में सबसे पहले तो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है और ह्यूमिडिटी भी कम हो जाती है और साथ ही मृदा अपरदन यानी सोइल इरोजन होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी सोइल इरोजन यानी मृदा अपरदन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है द लीव्स आर ग्रीन ड्यू टू डैश, यानी पत्तियां डैश के कारण हरी होती हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए है राइबोसोम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट और ऑप्शन डी है क्लोरोफिल यानी पर्णहरित। और आप सब बच्चे जानते हैं कि जो पत्तियां होती है लीव्स होती है वो क्लोरोफिल की वजह से यानी पर्णहरित की वजह से हरी होती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन सेल्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एज वेल एज बैक्टीरिया, यानी निम्न में से क्या पादप जंतु एवं जीवाणु इन तीनों की कोशिका में पाया जाता है। ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक, ऑप्शन बी सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली, ऑप्शन सी न्यूक्लियस यानी केंद्रक और ऑप्शन डी सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। दोस्तों जल्दी बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों अगर आपने ऑप्शन डी चुना है तो आपका उत्तर बिल्कुल गलत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। पादप जंतु जीवाणु इन तीनों की कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो प्लांट सेल में तो पाई जाती है लेकिन एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता चल गया है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है हैन डैश, यानी मुर्गी डैश है। ऑप्शन ए है अंडरगोज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी बाहरी निषेचक, ऑप्शन बी इज ओविपेरस यानी अंडप्रजक, ऑप्शन सी इज विविपोरस यानी सजीव प्रजक और ऑप्शन डी है अंडरगोज इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी आंतरिक निषेचक। दोस्तों जल्दी बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है और अगर आपने ऑप्शन डी चुना है तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही है। दोस्तों बी और डी यानी हैन है जो वो ओविपेरस भी है और इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होती है। तो इसके जो बी और डी दोनों आंसर सही हो जाएंगे। हैन मुर्गी है जो अंडप्रजक है और आंतरिक निषेचक है। बी और डी दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इन अमीबा रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय, यानी अमीबा में डैश द्वारा जनन होता है। ऑप्शन ए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी बाहरी निषेचन, ऑप्शन बी इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी आंतरिक निषेचन, ऑप्शन सी बडिंग यानी मुकुलन और ऑप्शन डी है बाइनरी फ्यूजन यानी द्विभाजन। दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों अगर आपने ऑप्शन डी चुना है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अमीबा में जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है, यानी अमीबा में द्विभाजन के द्वारा जनन होता है। इसमें क्या होता है, अमीबा है जो वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और जो दो नए पार्ट्स होते हैं वो दो नए अमीबा बन जाते हैं और दोनों बिल्कुल सेम होते हैं। तो ऑप्शन डी द्विभाजन ये बाइनरी फ्यूजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ डैश इन द टेडपोल्स लीड्स टू देयर इनकम्प्लीट डेवलपमेंट, यानी टेडपोलों में डैश के अपर्याप्त बनने से
परिवर्धन अपूर्ण रह जाता है? ऑप्शन ए थायरोक्सिन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व और ऑप्शन डी डक्ट्स यानी वाहिकाएं। दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। दोस्तों मेंढक के टेडपोल यानी लार्वा में थायरोक्सिन हार्मोन के अपर्याप्त बनने के कारण इनका परिवर्धन है जो वो अपूर्ण रह जाता है, यानी थायरोक्सिन हार्मोन ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो थायराइड ग्लैंड से स्रावित होता है यानी रिलीज होता है। थायराइड ग्लैंड रिलीज करती है थायरोक्सिन हार्मोन को। आयोडीन है जो वो थायरोक्सिन हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। जिन जलीय जीवों में आयोडीन की कमी होती है उनमें क्या होता है, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट होती है, यानी उनमें जो परिवर्तन है वो अपूर्ण रह जाता है। तो ऑप्शन ए जो थायरोक्सिन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी डैश इज रिलीज्ड बाय टेस्टिस, यानी यौवन आरंभ में वृषणों से डैश उत्सर्जित होता है? ऑप्शन ए थायरोक्सिन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन और ऑप्शन डी एड्रेनलिन। दोस्तों ये भी एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। टेस्टिस के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज किया जाता है। ये एक पुरुष हार्मोन है यानी मेल हार्मोन है। और अगर आपसे फीमेल हार्मोन पूछा जाए तो वो होता है एस्ट्रोजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी टेस्टोस्टेरोन। क्वेश्चन 19 है, ए गैस फिल्ड बैलून मूव्स अप बिकॉज डैश, यानी एक गैस से भरा गुब्बारा ऊपर की ओर जाता है क्योंकि डैश। ऑप्शन ए है ग्रेविटी फोर्स डज नॉट एक्ट ऑन द बैलून, यानी बैलून पर गुरुत्वाकर्षण बल है जो वो नहीं लगता। ऑप्शन बी है देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स इन द बैलून, यानी इस पर कोई घर्षण बल नहीं लगता। ऑप्शन सी है अपवर्ड फोर्स ऑन द बैलून इज मोर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ऊपर की ओर लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है। ऑप्शन डी है अपवर्ड फोर्स ऑन द बैलून इज मोर देन फ्रिक्शनल फोर्स, यानी ऊपर की ओर लगने वाला बल घर्षण बल से अधिक होता है। दोस्तों जल्दी बताइए इनमें से कौन सा उत्तर सही है? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, क्योंकि एक गैस से भरा गुब्बारा ऊपर की ओर तभी जाता है जब ऊपर की ओर लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है। तो ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर है अपवर्ड फोर्स ऑन द बैलून इज मोर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर अपवर्ड फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा होगी तभी एक गैस फिल्ड बैलून ऊपर जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, टू थर्मोकोल बॉल्स हेल्ड क्लोज टू ईच अदर मूव अवे बिकॉज ऑफ डैश फोर्स, यानी पास पास रखी थर्मोकोल की दो गेंदें डैश बल के कारण एक दूसरे से दूर चली जाती है। दोस्तों जल्दी बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी विद्युत बल के कारण। जो पास रखी थर्मोकोल की दो गेंदें होती हैं वो विद्युत बल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण एक दूसरे से दूर चली जाती है। और दूर इसलिए जाती है क्योंकि दोनों पर सेम चार्ज आ जाता है, यानी कि एक समान आवेश हो जाता है। और आपको पता है जो सेम चार्जेस होते हैं यानी लाइक चार्जेस होते हैं वे एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो समान आवेश आ जाने के कारण ये दोनों बोले एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, वीरिंग ऑफ कार्टिलेज इन द बॉडी डैश फ्रिक्शन, यानी शरीर में उपास्थि का समाप्त होना शरीर में घर्षण बल को डैश है। ऑप्शन ए है इंक्रीज यानी बढ़ाता है, ऑप्शन बी डिक्रीज यानी घटाता है, ऑप्शन सी है डज नॉट इफेक्ट यानी प्रभावित नहीं करता, और ऑप्शन डी है मे इंक्रीज और डिक्रीज यानी घटा या बढ़ा सकता है। तो जल्दी बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
दोस्तों, शरीर में उपस्थिति का समाप्त होना शरीर में घर्षण बल को बढ़ाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज या बढ़ाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीरिंग ऑफ कार्टिलेज इन द बॉडी इंक्रीज फ्रिक्शन, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, द हैंडल ऑफ क्रिकेट बैट इज यूजुअली रफ टू डैश, यानी क्रिकेट के बल्ले का हैंडल डैश के लिए प्राय खुरदरा होता है। ऑप्शन ए है गेट मोर रन, यानी अधिक रन प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन बी है गेट बॉल ऑन बैट, यानी बॉल को बल्ले पर लाने के लिए। ऑप्शन सी है डिक्रीज फ्रिक्शन, यानी घर्षण घटाने के लिए। और ऑप्शन डी है इंक्रीज फ्रिक्शन, यानी घर्षण बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। क्रिकेट बैट का हैंडल है जो वो फ्रिक्शन इंक्रीज करने के लिए, यानी घर्षण बढ़ाने के लिए खुरदरा होता है, यानी रफ होता है, ताकि बल्लेबाजी करते समय हैंडल पर हाथों की पकड़ मजबूत बनी रहे और बल्ला है जो बैट है जो वो हाथ से छूटे ना। तो ऑप्शन नंबर डी इंक्रीज फ्रिक्शन, यानी घर्षण बढ़ाने के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, इफ वी इंक्रीज द वाइब्रेशंस इन एन ऑब्जेक्ट द टाइम पीरियड विल डैश, यानी यदि किसी वस्तु की कंपन आवृत्ति बढ़ाते हैं तो उसका आवर्तकाल डैश है। ऑप्शन ए है इंक्रीज इन सेम प्रोपोर्शन, यानी उसी अनुपात में बढ़ता है। ऑप्शन बी है इंक्रीज इन इनवर्स प्रोपोर्शन, यानी उसकी व्युत्क्रम क्रमानुपात में बढ़ता है। और ऑप्शन सी है डिक्रीज इन सेम प्रोपोर्शन, यानी उसी अनुपात में घटता है। ऑप्शन डी है डिक्रीज इन इनवर्स प्रोपोर्शन, यानी उसके व्युत्क्रम क्रमानुपात में घटता है। जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों आवर्तकाल बराबर होता है 1/आवृत्ति, यानी टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे, यानी वाइब्रेशंस को इंक्रीज करेंगे, तो इससे जो आवर्तकाल है उसी अनुपात में कम हो जाएगा, यानी डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो टाइम पीरियड है वो सेम प्रोपोर्शन में डिक्रीज हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, अल्ट्रासाउंड हैज़ डैश फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस, यानी पराश्रव्य ध्वनि की तरंगों की आवृत्ति डैश होती है। ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 20 और 20,000 हर्ट्ज के बीच में। ऑप्शन नंबर सी है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, यानी अबव 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन डी है लेस देन 20 हर्ट्ज, यानी 20 हर्ट्ज से कम। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है और आपको पता है कि अल्ट्रासाउंड वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी अबव 20,000 हर्ट्ज होती है, यानी पराश्रव्य ध्वनि की तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, आयरन इज पेंटेड टू डैश, यानी लोहे को रोगन डैश हेतु किया जाता है। ऑप्शन ए है गिव शाइनी अपीयरेंस, यानी इसे चमकदार बनाने के लिए। ऑप्शन बी है कीप इट फॉर लॉन्ग, यानी इसे अधिक समय तक रखने के लिए। ऑप्शन सी है सेव इट फ्रॉम क्रोजन, यानी इसे अपरदन या जंग से बचाने के लिए। ऑप्शन डी है सेव इट फ्रॉम इलेक्ट्रिक करंट, यानी इसे विद्युत करंट से बचाने के लिए। दोस्तों ये भी एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको पता है कि आयरन को पेंट क्यों किया जाता है, लोहे को रोगन क्यों किया जाता है, ताकि उस पर जंग ना लगे और कोरोजन ना हो, यानी उसे कोरोजन से बचाने के लिए, अपरदन से बचाने के लिए उस पर पेंट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी है जो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 है, डैश ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी निम्नलिखित में से डैश विद्युत का सुचालक नहीं होता। ऑप्शन ए है टैप वाटर, यानी टोंटी का पानी। ऑप्शन बी है वेजिटेबल ऑयल, यानी वनस्पति तेल। ऑप्शन सी है विनेगर, यानी सिरका। और ऑप्शन डी है लेमन जूस, यानी नींबू का रस। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं पिछली वीडियो में भी करवा चुका हूं और आपको पता है कि वनस्पति तेल यानी वेजिटेबल ऑयल है जो वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं है, विद्युत का सुचालक नहीं होता। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अर्थक्वेक्स
कैन कोज डैश, यानी भूकंप के कारण डैश आ सकती है। ऑप्शन ए सुनामी, फ्लड्स, लैंडस्लाइड, यानी सुनामी, बाढ़ और भूस्खलन। ऑप्शन बी है सुनामी, लाइटनिंग, फ्लड्स, यानी सुनामी, तड़ित और बाढ़। ऑप्शन सी है सुनामी, लाइटनिंग, लैंडस्लाइड, यानी सुनामी, तड़ित और भूस्खलन। ऑप्शन डी है फ्लड्स, लाइटनिंग, लैंडस्लाइड, यानी बाढ़, तड़ित और भूस्खलन। दोस्तों जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। सुनामी, बाढ़ और भूस्खलन, यानी सुनामी, फ्लड्स और लैंडस्लाइड अर्थक्वेक के कारण आ सकते हैं, भूकंप के कारण आ सकते हैं। लेकिन जो लाइटनिंग है, तड़ित, ये भूकंप के कारण नहीं आ सकती। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 है, when you rub the back of plastic pen in your hair and bring it near a small piece of paper, it attracts paper due to dash, यानी जब आप एक प्लास्टिक पेन को पीछे से अपने बालों में रगड़कर कागज के छोटे टुकड़े के पास लाते हैं तो यह उसे डैश के कारण आकर्षित करता है। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, यानी विद्युत बल के कारण। ऑप्शन बी है ड्यू टू फ्रिक्शन, यानी घर्षण के कारण। ऑप्शन सी है ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स, यानी चुंबकीय बल के कारण। और ऑप्शन डी है ड्यू टू ग्रेविटी, यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। जब आप एक प्लास्टिक पेन को अपने बालों में रगड़कर कागज के छोटे टुकड़ों के पास लाते हैं तो वह उसे वैद्युत बल, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 है, इफ द ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द प्लेन मिरर द इमेज फॉर्म्ड बाय इट एंड द ऑब्जेक्ट विल बी डैश सेंटीमीटर अपार्ट, यानी यदि कोई वस्तु समतल दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूर है तो इसके द्वारा निर्मित प्रतिबिंब और वस्तु के मध्य डैश दूरी होगी। ऑप्शन ए है 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 10 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है 15 सेंटीमीटर। दोस्तों जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के आगे 5 सेंटीमीटर दूर खड़ा है तो उसकी इमेज प्लेन मिरर में पीछे 5 सेंटीमीटर दूर ही बनेगी। यानी अगर ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से 5 सेंटीमीटर दूर है तो उसकी इमेज भी मिरर से पीछे 5 सेंटीमीटर दूर होगी। यानी इस क्वेश्चन में हमें ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस बतानी है, प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी बतानी है। तो 5 + 5 इन दोनों के बीच की कुल दूरी है जो वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 है, ए रे ऑफ लाइट कैन रिफ्लेक्टेड डैश टाइम्स बाय 2 प्लेन मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल एंड फेसिंग ईच अदर, यानी एक दूसरे के उन्मुख और समांतर रखे 2 दर्पणों द्वारा प्रकाश की कोई किरण डैश बार परिवर्तित हो सकती है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी इनफाइनाइट, यानी अनंत। दोस्तों जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों जब 2 मिरर्स एक दूसरे के आमने सामने पैरेलल रखे जाते हैं तो उनके बीच में जो प्रकाश की किरण है वो इन्फिनाइट टाइम्स, यानी अनंत बार परिवर्तित होती है। उसमें इन्फिनाइट रिफ्लेक्शंस होते हैं। ऑप्शन नंबर डी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्लेनेट वीनस इज आल्सो नोन एज डैश, यानी शुक्र ग्रह को डैश भी कहते हैं।
बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए है पोल स्टार, ऑप्शन बी मॉर्निंग स्टार, ऑप्शन सी स्टार सीरियस और ऑप्शन डी है जुपिटर। हिंदी में बात करें, ऑप्शन ए ध्रुव तारा, ऑप्शन बी प्रभात तारा, ऑप्शन सी सीरियस तारा और ऑप्शन डी जुपिटर तारा। दोस्तों पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि वीनस प्लैनेट को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, यानी प्रभात तारा और साय का तारा भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 है, ए स्टार इज 15 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ, द लाइट एमिटेड बाय इट टुडे विल बी सीन आफ्टर डैश ईयर। यानी एक तारा पृथ्वी से 15 प्रकाश वर्ष दूर है, तो इसके द्वारा आज निकला प्रकाश डैश वर्ष बाद दिखाई देगा। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियोस में भी कवर करवाया था और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन दे रखे हैं 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15 और ऑप्शन डी 30। दोस्तों एक प्रकाश वर्ष का मतलब होता है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। तो 15 प्रकाश वर्ष दूर है वो तारा, तो यानी कि उसे इतनी दूरी तय करने में 15 वर्ष लग जाएंगे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 वर्ष। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 है, ट्री प्लांटेशन मंथ ऑफ जुलाई अगस्त एवरी ईयर इज नोन एज डैश। यानी प्रतिवर्ष जुलाई अगस्त का पौधे लगाने वाला माह डैश कहलाता है। दोस्तों ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले करवा चुका हूं मैं, और आपको पता है जुलाई अगस्त का जो पौधे लगाने वाला माह होता है, महीना होता है, उसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है। द प्लांटेशन मंथ ऑफ जुलाई अगस्त एवरी ईयर इज नोन एज वन महोत्सव। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 है, डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। यानी डैश अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। दोस्तों ये भी एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और आपको पता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये दोनों को दो अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑप्शन में नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड ऑप्शन में है। ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप्स कंटेन्स ऑल सिंथेटिक सब्सटेंसेज। यानी निम्नलिखित समूहों में से किसमें सिर्फ संश्लेषित पदार्थ हैं यानी कृत्रिम पदार्थ हैं। ऑप्शन ए नाइलॉन, टेरिलिन, वूल यानी नाइलॉन, टेरिलिन और ऊन। ऑप्शन बी है कॉटन, पॉलीकोट और रेयन यानी कपास, पॉलीकोट और रेयन। ऑप्शन सी है पीवीसी, पॉलीथीन और बेकेलाइट। ऑप्शन डी है एक्रिलिक, रेशम, वूल यानी एक्रिलिक, रेशम और ऊन। दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों ये भी एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कुछ नॉलेज मिली, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों, और कमेंट में अपना स्कोर भी बताना है आपने। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि और मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।